नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित उन प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे जो पिछले 25 वर्षों में पूछे गए हैं। 1995 से लेकर 2019 तक के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इस लेक्चर में 10 प्रश्नों को हम हल करेंगे और साथ ही साथ उन प्रश्नों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जानेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। अगला सवाल यहाँ पे, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे कारण बताना है। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम मुस्लिम धर्मत्वज्ञ की उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी। इसका आंसर यहाँ पे सी। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक व फिरोज तुगलक का समकालीन था। जो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक व फिरोज तुगलक का समकालीन था। इसने तारीख ए फिरोजशाही तथा फतवा ए जहानदारी की रचना की। किसकी रचना की? तारीख ए फिरोजशाही तथा फतवा ए जहानदारी की रचना की। बर्नी ने भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के कानून भी बना दिए थे। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला सवाल, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान संबंधित यहाँ पे कथन दिए गए हैं। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खां के पिता, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला। अगला ऑप्शन यहाँ पे, पंजाब प्रांत का एक उत्तराधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो यहाँ पे प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान के से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे सवाल। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है यहाँ पे ए। आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसके साथ? आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुआ। ठीक है, बाबर के हाथों पराजित हुआ, यानी 58, यानी ये इस प्रश्न का आंसर है ए। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो ये इसका आंसर है ए। अगला सवाल है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? 2003 में पूछा गया सवाल है। मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी व मराठा, किसके बीच लड़ा गया धर्मट का युद्ध? इसका आंसर है सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। ठीक है, धर्मट का युद्ध शाहजहां के उत्तराधिकारियों औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया। दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ। तो आंसर है इसका सी। अगला सवाल, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? 2003 में पूछे गए सवाल है। पहला ऑप्शन यहाँ पे, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। डी है, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी, एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। वह अपने भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा पराजित हुआ। इसकी मदद सैयद बंधुओं ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। आंसर है सी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2003 में पूछे गया सवाल है। ये कथन यहाँ पे दिए गए, इन कथनों में से सही कौन सा ये हमको बताना है। कथन हम पढ़ते हैं, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। ये कथन है। दूसरा कथन है, भारत में कव्वाली से
जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने इसका प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए, तो यहाँ बताना है सही कौन सा है। ऑप्शन है सी, ऑप्शन यहाँ पे सी है, यानी कथन एक और कथन दो दोनों ही यहाँ पे सही हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का शासक था जिसने किताब ए नौरस की रचना की। अमीर खुसरो को भारत में कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, ए और ऑप्शन यहाँ पे सही है सी। अगला सवाल, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? 2003 में पूछे गया सवाल है। ऑप्शन देखते हैं, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। दूसरा है, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौस के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अगला ऑप्शन यहाँ पे, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब होता है पोलो। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, पोलो। मतलब जो चौगान या पोलो की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर मृत्यु हो गई। इसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में 1206 में स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर है डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमित क्रम को दर्शाता है? किस प्रकार जो क्रम है वो सही है, यहाँ पे हमको बताना है। शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्रम दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर है ए, सही आंसर है ए वाला। ठीक है, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। जानेंगे कैसे। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी संबंधित है, रामानुज 1017 से लेके 1137 ईस्वी से संबंधित है, चैतन्य है यहाँ पे 1486 से लेके 1533 ईस्वी से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार इनका कालानुक्रम यहाँ पे बनता है, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। आंसर है ए। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे बताने उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। इन कथनों में से बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही है। नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राजसिंहासन छीनकर सुलभ वंश का आरंभ किया। दूसरा कथन यहाँ पे है, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राजसिंहासन छीना। अगला कथन यहाँ पे है, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पर सही है। 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 चारों कथन यहाँ पर सही है। नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश को समाप्त कर राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया और सुलभ वंश की नींव डाली। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर तुलुव वंश की स्थापना की। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती कृष्णदेव राय एवं कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती शासक अच्युत राय थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों ही कथन यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन है यहाँ पे डी। अगला सवाल यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? 2004 में पूछा गया सवाल है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय। तीसरा है नासिर उद्दीन महमूद नसरत शाह। तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला सही है, नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है, नासिर उद्दीन महमूद। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की और नासिरुद्दीन महमूद 1395 से 1412 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर है सी। अगला सवाल है यहाँ पे, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश जो है उसका अंत कैसे हुआ? 2004 में पूछा गया सवाल है ये। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। चौथा है यहाँ पे यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे, 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज्य परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया।
इसका आंसर यहाँ पे ए वाला यहाँ पे ऑप्शन सही है। ठीक है, देखेंगे कैसे। निजाम शाह वंश के मलिक अहमद ने 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की। शाहजहां ने 1633 में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही है। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए वाला सही है। तो ये थे 10 प्रश्न जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। बने रहे द देव IAS एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।